प्यारे बच्चों, चाहे आप इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हो या इंग्लिश में राइटिंग कर रहे हो, आपकी हर मिस्टेक को तो एक्सक्यूज किया जा सकता है, बट एक मिस्टेक को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टेंसेस की, यानी किसी भी सेंटेंस में आप टेंस गलत नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपका टेंस गलत हो गया तो फिर वो सेंटेंस किसी काम का नहीं होता है, चाहे वो आप बोल रहे हो और चाहे वो लिख रहे हो। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं यहाँ इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का वीडियो नंबर 12। और इस वीडियो नंबर 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे, जरा देखिए क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आप इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बेसिक लेवल भी बताऊंगा और फिर बेसिक लेवल के बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, जी हाँ, कॉन्सेप्ट क्या होता है इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ये जानना जरूरी होता है। इनफैक्ट बच्चे लोग गलतियां सिर्फ वहां पर करते हैं जब वो बेसिक लेवल में क्लास 6, 7 और 8 में जो पढ़ाया गया बस उसी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और बड़े होने के बाद भी वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, बस तभी मिस्टेक होती है। तो अब आज से कोई मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एकदम जीरो से। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए? सबसे पहले उस सेंटेंस का टेंस पता लगाना चाहिए। और टेंस पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी हिंदी सेंटेंस में अंत में लिखे हुए 2-3 शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक्चुअली वही जो 2-3 शब्द होते हैं वही वास्तव में उस सेंटेंस के की क्रिया होते हैं, या उसी को एक्शन कह सकते हैं। अब उसी एक्शन से ही तो पता चलता है कि उस वाक्य का टेंस क्या है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि प्रकार के शब्द लगे हैं तो वह सेंटेंस का टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको पिछले वाले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन बस यहीं पर देख करके और डिसाइड नहीं कर लेना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया और हम इसमें इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी लगा दें, इससे काम चल जाएगा। जी नहीं, थोड़ा ठहरिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। उस सेंटेंस को एक बार और पढ़ो और ये देख लो कि कहीं उस एक्शन का, यानी यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो उस पढ़ने वाले एक्शन के शुरू होने का टाइम तो नहीं दिया है। अगर टाइम दिया है भैया तो फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अकेले नहीं हुआ। फिर देखो यहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से 3 घंटे से। तो ये वाला पढ़ना कितनी देर से चल रहा है? 3 घंटे से चल रहा है। जी हाँ, अगर क्रिया के शुरू होने का टाइम भी दिया होता है तो फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अकेला नहीं होता, फिर वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और अब हमने पता लगा लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। चलो तो फिर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में हम इस वर्ब का प्रयोग करेंगे हैज या हैव, और प्लस बीन के साथ में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके सामने ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन सभी सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे हैं ना। जी हाँ, और उन सभी एक्शंस के शुरू होने का टाइम भी दिया है, 2 घंटे से, 2 साल से, 1 महीने से, सुबह 9 बजे से, पिछले सप्ताह से, इन सब का समय भी दिया है। अब अगर ऐसा हो तो फिर आप अच्छे से जान लीजिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और उसमें हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। भाई ये तो हो गई बात सिर्फ क्लास 6 के बच्चे या 7th या 8th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बात हो गई। लेकिन अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो तो फिर इतने से आपका काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, आपको कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ आपने सेंटेंसेस को देखा है और देख करके और मोटा मोटा आइडिया ले लिया है, अभी सोचा नहीं है। सोचने का काम आपको यहां पर करना पड़ेगा। देखिए जरा, यहां पर तो भैया रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगे, यहां पर भी रहा, रहे अकेले लगा है। क्या करते रहे? देखने में तो ये पास्ट टेंस लग रहा है। बस मैं बैठा रहा,
बैठा रहा, ये भी आपको लग रहा है कि यार ये तो पास्ट टेंस है, और है भी नहीं लगा, यानी बैठा रहा ऐसा कुछ ये पास्ट टेंस का लग रहा है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। तो भैया ऐसा क्यों है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल जीरो लेवल से जो आप पहचान, यानी छोटे बच्चों के लिए पहचाने, और जो 9th 10th 11th और 12th में पढ़ते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे चल करके फिर आप ऐसे सेंटेंसेस गलत कर दोगे, बोलते समय भी गलत कर दोगे, लिखते समय भी गलत कर दोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए आपके सामने वही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं। देखो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बना रही है, रह रहा है, इन सभी सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे हैं। और यहाँ पर देखिए जरा टाइम भी दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो यही इसकी पहचान है, मोटी मोटी पहचान है, कॉन्सेप्चुअल पहचान नहीं है, ठीक है ना। और वहां ऐसे सेंटेंसेस में हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटी छोटी कुछ बातें और भी जाननी पड़ेंगी। चलिए जरा जल्दी से उन बातों को भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन है। और जितने भी नाउन्स आएंगे और वो प्लूरल होंगे, यानी एक से अधिक होंगे, कुल मिलाकर हिंदी में कहूं तो बहुवचन अगर सब्जेक्ट होगा तो फिर उनके साथ इस वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी हैव के साथ में आपको बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अब और एक बात समझ लीजिए, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस होते हैं, देखिए ही सी इट, ये सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस है। और यदि नाउन कोई रखा हुआ है और नाउन एक वचन है, यानी नाउन का नंबर अगर सिंगुलर है, तो उसके साथ हमें हैज का प्रयोग करना होता है, और पूरी फिर बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। ये बात आप याद रख लेंगे, रखना ही चाहिए, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन जो करना है। एक बात और आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए एक बात और याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है कि वहां पर भाई टाइम भी दिया होता है ना। तो एक टाइम, वो जो टाइम दिया होगा वो दो प्रकार का होगा। एक टाइम होगा जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और एक ऐसा समय होगा जिसे हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम। जैसे 8 बजे, ये क्या है? ये एग्जैक्ट टाइम है। आप जरा कल्पना करिए, जो घड़ी होगी वहां पर जब 8 बजे होंगे तो क्या होगा? छोटी सुई 8 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर होगी, तो वहां पर एग्जैक्ट वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन केवल वही अकेले नहीं होता, और भी होते हैं। तो अच्छे से देख लो, जब कभी लिखा हो AM PM लिखा हो, जैसे यहाँ पर 4 AM, 4 AM का मतलब सुबह 4 बजे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा। चाहे 4 PM लिखा हो तो वो भी क्या हो जाएगा? शाम को 5 बजे, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। देखो ओ क्लॉक अगर लिखा है, ये भी जैसे 2 o'clock लिखा है, तो ठीक क्या है? 2 बजे, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसके साथ साथ देखिए सैटरडे, अगर दिनों के नाम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है। अच्छा अगर कह दिया जाए यस्टरडे, तो यस्टरडे को भी पॉइंट ऑफ टाइम ही माना जाता है। मॉर्निंग आ जाए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कुछ भी आ जाए तो वो भी, यानी दिन के प्रहर भी जो होते हैं वो भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। महीनों के नाम जो होते हैं वो भी पॉइंट ऑफ टाइम में ही आते हैं। और अगर ईयर्स लिखे हों, जैसे 2006, 2010, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम ही माना जाता है। अच्छा कभी कभी एक क्लॉज लिखी होती है, ध्यान से सुने, एक क्लॉज आती है, जैसे आई लेफ्ट स्कूल। अभी छोटे बच्चों को ये बात अभी कम समझ में आएगी, लेकिन आगे चल करके जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगी आपको। अच्छा जैसे द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ऑफ टाइम, अगर हम टाइम के शुरुआत की बात करें, अगर ये कुछ ऐसा कुछ लिखा हो, तो भी वास्तव में वो पॉइंट ऑफ टाइम ही माना जाता है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो 8 बजे, एक 2 बजे, 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 2
अधिक से अधिक लिखने का आपको प्रयास किया। अभी और भी है, आगे चलकर वो भी आएंगे। अच्छा, दूसरी ओर देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। अवधि यानी टाइम पीरियड जो होता है। टाइम जो पीरियड होता है, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट का पीरियड होता है, ड्यूरेशन होती है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, अगर मिनट्स लिखा हो जैसे 10 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 डेज, 4 वीक्स, ये सब क्या है? ये सब के सब हैं ड्यूरेशन को बताने वाले शब्द, अवधि को बतलाने वाले शब्द हैं। ये देखिए, मंथ्स, अगर 4 मंथ्स कह देंगे तो 4 मंथ्स में कितने दिनों की अवधि हो गई भाई? 1 महीने में 30 या 31 दिनों की अवधि होती है, वो ड्यूरेशन होती है। तो इन शब्दों को लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ये कहे जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ये कहे जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब कभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम आए तो उनसे पहले आपको फॉर का प्रयोग करना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम आए तो उसके पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है। देखिए यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर। अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, शुरुआत में तो ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, तभी आप सही प्रेपोजिशन का यहां पर यूज कर पाएंगे। तो ये दो बातें पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। और बस फिर इसके बाद वही अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको आसानी के साथ ट्रांसलेट करिए। देखिए जरा, अब यहां पर मैं उन्हीं सेंटेंसेस को आगे ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। ये देखिए, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मैं कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करूंगा और फिर आपको कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना होगा। मैं आपको बाद में एक एक्सरसाइज भी करने को दूंगा। चलिए जरा देखते हैं। साधारणतया किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम ये होता है, और जो शब्द क्रम है वो मैं आपको पिछले चौथे या 5वें वीडियो में मैं आपको बतला चुका हूं इसी सीरीज के। तो वहां पर तो मैंने बहुत सारा डिटेल बताया है। यहां पर मेरा फोकस है टेंस पढ़ाना। देखिए जरा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैज या हैव बीन रखते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैव, इस क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर इसके बाद अदर चीजें रख देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, जैसे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं वही है, पढ़ाई का काम पिछले 3 घंटे से चल रहा है। तो एक्चुअली काम अभी भी ऑनगोइंग है, यानी प्रोसेस में है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। और 3 घंटे का टाइम बीत चुका है, तो 3 घंटे का समय परफेक्ट हो गया और एक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर? चलो बड़ी आसानी के साथ हम इनका ट्रांसलेशन बना लेते हैं। आई, ये लीजिए, बड़ी आसानी के साथ में आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। जरा देखिए कैसे आपने ट्रांसलेट किया। सब्जेक्ट, भाई पढ़ने वाला कौन? मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, आई रखा। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बतलाया कि अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, वी, यू और दे, इनको आप मान लीजिए कि बहुवचन में माना जाता है। हालांकि आई बहुवचन नहीं होता, लेकिन आई के साथ में बहुवचन की क्रिया आती है। तो चलिए हैव लगा दिया, फिर इसके बाद पूरी क्रिया, ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब लग गई, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। ठीक है ना, तो हो गया सब्जेक्ट, हो गया हैव, हो गया बीन, हो गया वर्ब में आईएनजी लग गई। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं रखते हैं। अगर यहाँ पर क्या पढ़ रहा होता, अगर किताब लिखा होता, मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट होता। तो इसी के तुरंत बाद हम लिख देते द बुक या अ बुक, कुछ ऐसा लिख देते। फिर इसके बाद ये टाइम एडवर्बियल्स कहलाते हैं, अदर वर्ड्स में आते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3 घंटा, 3 घंटा क्या है भाई? 3 घंटा एक ड्यूरेशन है, यानी 180 मिनट की ड्यूरेशन है ये, यानी समय अवधि है। तो समय अवधि है अगर, तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। अगर यहां पर एग्जैक्ट यानी पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सेंस का प्रयोग कर देते। चलो आगे देखते हैं। वह 2 घंटे से खाना बना रही है, चलो इसे भी ट्रांसलेट कर दें, बाद में देखते हैं। ये लीजिए, अब इसको जरा देखिए, वह है यानी खाना बनाने का काम हो रहा है, तो कौन बना रहा है भाई? बनाने वाला वह है। तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया, चूंकि यहाँ रही है लिखा है ना, तो रही है से तो पता चलता है कि ये जो वह है ये कोई लड़की है। ठीक है ना, तो हमने लड़की या महिला के लिए क्या किया? सी लगा दिया। और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया, हैव का प्रयोग नहीं किया। बस फिर इसके बाद
दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया। अब इसके बाद में वो टाइम बचा, तो टाइम यहाँ पर 2 घंटा, ये भी क्या है, ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और हमने फॉर का प्रयोग कर दिया। बहुत ही सिंपल। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गई है, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं होता। निगेटिव माने नकारात्मक शब्द नहीं होता, वो अफर्मेटिव होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पर आपको बतला दूं जल्दी से, कुछ निगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट का प्रयोग हमें कहां पर करना चाहिए, ये ध्यान से देखो। यहां पर मैंने लिखा हुआ है और थोड़ा गलत भी लिख गया है। देखो ध्यान से, लिख क्या गया है कि यहां पर हमने नॉट लगाया है, यानी बीन के बाद में नॉट लगाया है। नहीं जी, ये गलत मेरे से टाइपिंग हो गई। यहां पर होना चाहिए क्या, ये नॉट यहां पर होना चाहिए। कहा, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, ध्यान दे, हैज हैव के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, बाद में दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हमेशा ही याद रखिए कि आपको नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखना है। कभी कभी सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती है ना, जैसे यहां पर एक ये और एक ये, तो आपको पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अच्छा कर लेते हैं। वो पिछले सप्ताह से इस परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं, चलिए कर लेते हैं, पहले फिर समझते हैं। अब आइए जरा देखते हैं क्या किया हमने। यहां पर वही काम किया, सब्जेक्ट को पहले रखा। भाई वे पिछले सप्ताह से इस परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं, तो काम करने वाला कौन भाई, वे का मतलब दे, और दे होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर हुआ तो हमने हैव का प्रयोग किया। अब इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड भी आ गया, तो ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। तो हैव के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और फिर यहां पर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक। सो क्या हो गया, दे हैव नॉट बीन वर्किंग। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दे हैवंट बीन वर्किंग, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट पर, सो ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट यानी इस परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं, और कब से नहीं कर रहे हैं, पिछले सप्ताह। तो ध्यान से सुनो, आप कह रहे हैं सर जी कि यहां पर तो आपने बताया है क्या कि अगर वीक लिखा हो तो क्या करना चाहिए, वीक अगर लिखा हो तो हमें फॉर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर वीक से पहले लास्ट लगा है, लास्ट नामक ये शब्द लगा है, तो फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। याद रखेंगे इस बात को। अगर हम लास्ट वीक कह दें तो फिर क्या हो जाएगा भाई, लास्ट वीक कह दें तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट वीक बनेगा। ये एक चीज और अपने दिमाग में रख लीजिए। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आ गए, यहां पर देखिए आगे आ गए। यहां हमने सिंस का प्रयोग किया और फिर लास्ट वीक का प्रयोग किया। इस बात को याद रखेंगे क्या, जी हाँ। अगर केवल फॉर ए वीक होता, ठीक है ना, फॉर 3 वीक्स होता, 3 वीक्स होता, 2 वीक्स होता, तो हम यहां पर फॉर ही लगाते। लेकिन अगर लास्ट वीक आ जाएगा, तो फिर लास्ट मंथ आ जाएगा, लास्ट ईयर आ जाएगा, तो सिंस का प्रयोग ही करेंगे, फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, राइट। अच्छा चलो, मैं सुबह 9 बजे से बस का इंतजार नहीं कर रहा हूं। चलिए कौन नहीं कर रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, तो आई हैव, ये लीजिए देखिए कितनी आसानी के साथ बना लिया। सब्जेक्ट रखा आई, और फिर इसके बाद वर्ब रख दी पूरी की पूरी। देखें आई के साथ हैव का ही प्रयोग होगा, और नेगेटिव है तो तुरंत फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, फिर बीन रखा, फिर वेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी और आईएनजी लगाया, वेटिंग, और फिर फॉर द बस। किसका इंतजार कर रहे हो, बस का इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना। तो किसी का अगर इंतजार किया जाता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर आगे आते हैं, कब से भाई, सुबह 9 बजे से। तो यहां पर सिंस, और हमें यहां पर 9 बजे लिखा हुआ है। अगर मॉर्निंग लिखा होता तो भी आप सिंस का ही प्रयोग करते, लेकिन यहां पर सुबह 9 बजे लिखा है, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए भाई, सिंस 9 AM, बस इतना लिख दो, सुबह 9 बजे से। क्लियर। चलिए ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं 2 प्रकार के। पहला एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो तो उसके लिए ये वाला शब्द क्रम आएगा। और अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो
तो फिर ये वाला शब्द क्रम आएगा। चलिए जरा देखते हैं, एक सेंटेंस ये पढ़ते हैं। देखिए, क्या वह 1 महीने से योगा कर रहा है? अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हो। दे सकते हो ना? जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप 1 महीने से योगा कर रहे हैं? तो आप सिंपली कह सकते हो नहीं, या फिर हाँ। तो हाँ या ना में अगर आप आंसर देंगे तो फिर इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनाएंगे भाई, व्हाट बनाएंगे ही नहीं। कुल मिलाकर के व्हाट नहीं बनाएंगे, नहीं, इस क्या की इंग्लिश ही नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? फिर क्या करेंगे? फिर इसी सेंटेंस की यानी जो टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को अकेले पहले रख दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? हैज या हैव होती है। तो अब हम यहाँ पर या तो हैज रखेंगे और या तो हैव रखेंगे। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो भाई योगा करने वाला कौन? वह है। तो आप देख रहे हैं कि ही, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। और ही के साथ लगता है हैज। तो चलिए हैज ही, और फिर इसके बाद आगे बढ़ा दीजिए बीन, और फिर क्या, क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। सो हैज ही बीन डूइंग योगा, ऐसे आप बोलेंगे, डूइंग योगा। और फिर कितने दिनों से? 1 महीने से। तो महीना आ गया मंथ। सो मंथ भी क्या है? ड्यूरेशन है। सो फॉर ए मंथ। बहुत ही सिंपल है। ये लीजिए, ये आप, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है भाई, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। हैज ही बीन डूइंग योगा फॉर ए मंथ। बहुत ही आसान। दूसरा सेंटेंस जरा देखिए, वह कब से लंदन में रह रहा है? अब देखिए जरा, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। अब अगर हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं तो फिर आप यहां पर जो प्रश्नवाचक शब्द है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी इंग्लिश आप बना करके रखेंगे और वहां पर वो क्वेश्चन वर्ड बनता है। तो ये वाला शब्द क्रम, तो क्वेश्चन वर्ड कब से, तो व्हेन, यहां पर क्या लिखेंगे? व्हेन। और कब से अगर आ जाए, कब से, तो ये जो व्हेन होता है इसको अब जरा बताएं आप क्या करोगे? व्हेन शब्द अगर आ जाए तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, और अगर ड्यूरेशन शो करना है तो कब की अंग्रेजी, कब से की अंग्रेजी फॉर हाउ लॉन्ग भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो अगर हाउ लॉन्ग रखेंगे तो फिर आपको फॉर लगाना पड़ेगा, और अगर व्हेन रखेंगे तो फिर सिंस लगाना पड़ेगा, और यहीं पर लगाना पड़ेगा। कहां? यहां, सिंस व्हेन। ठीक है ना? सिंस व्हेन। फिर इसके बाद क्या करोगे? हैज या हैव लगाओगे। तो यहां पर भाई सब्जेक्ट कौन है? वह है, तो हैज लगा दिया। ठीक है ना? सिंस व्हेन हैज ही, फिर सब्जेक्ट लगाया, देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन रखिए, ये लीजिए रख दिया। फिर इसके बाद नेगेटिव है अगर यहाँ पर तो नॉट रख दीजिए, नॉट यहाँ पर रखते, ये ही के तुरंत बाद रखते, और अगर नेगेटिव नहीं है तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए यहाँ पर क्या? रहना, तो लिव माने रहना, और उसमें आप क्या करो? आईएनजी लगा दो। तो क्या सेंटेंस बन गया? देखिए, सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग, और कहां पर रह रहा है? लंदन में। सो इन लंदन। ठीक है ना? बस, बहुत ही सिंपल होते हैं ट्रांसलेशन करना। बस स्टेप बाय स्टेप आप इनको करते चले जाओ। ये तो हो गया भाई बिल्कुल जीरो लेवल। जी हाँ, बेसिक लेवल, छोटे बच्चों के लिए, क्लास 6, 7th, 8th या 9th में भी पढ़ने वाले बच्चे के लिए। बट हाई स्कूल से आप लोगों को बहुत सचेत हो जाना चाहिए जैसे ही आप क्लास 10th में पहुंचते हो। ठीक है ना? नहीं तो फिर आगे की इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों भाई? देखो, अब यहां पर वही सेंटेंसेस आ गए। अब हम यहां पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट होता क्या है भाई। अब हमें केवल यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों पर अकेले डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब हमें वास्तव में कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको टाइम लाइन पर चलना पड़ेगा। आपके सामने यहां पर एक टाइम लाइन यहां पर खींची हुई है। देखो, ये है आपका प्रेजेंट। इस टाइम पर मैं खड़े आपसे बातें कर रहा हूं। तो हर सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होता है उसका डिफॉल्ट टाइम प्रेजेंट ही माना जाता है, यानी वर्तमान। यहां पर खड़े होकर के, यानी वर्तमान में ही खड़े होकर के तो कोई सेंटेंस बोला जाएगा। तो सेंटेंस जो बोला गया उसका डिफॉल्ट टाइम होता है प्रेजेंट, राइट? और यहां से खड़े होकर के हमको डिसाइड करना होता है कि वो टेंस कौन सा है।
तो ध्यान से देखिए कि जब आप प्रेजेंट में खड़े होकर और देख रहे हो कि यहां पर दो प्रकार की सिचुएशंस देखनी है। पास्ट में क्या देखनी है सिचुएशन? अगर कोई एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ, सपोज इस समय से, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम से कोई एक्शन शुरू हुआ और वो एक्शन चलते 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 और यहां वर्तमान में आ चुका है, और यहां पर भी वो ऑनगोइंग है, यहां पर भी वो एक्शन अभी भी कंटिन्यूड है। ठीक, ये है असली कॉन्सेप्ट किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ध्यान रखें फिर से एक बार भाई, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें तो वो क्या है? प्रेजेंट में बोला गया। अब प्रेजेंट में बोला गया तो उस वहां पर आप देखो कि भूतकाल में कोई एक्शन शुरू हुआ है, बीते समय में कोई एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है, ठीक है ना, और वो एक्शन चलता 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 अभी वर्तमान में आ गया है और अभी भी वो फिनिश्ड स्टेट में नहीं है, यानी अभी भी वो चल रहा है, तो उसे ही कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सिर्फ यही अकेली बात नहीं होती है, अब ध्यान से सुनिए दूसरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसके बारे में लोग कभी बताते ही नहीं है। पता नहीं लोगों को आता नहीं है या लोग बताते नहीं है। अगर आता है तो फिर मुझे लगता है कि ये लोग बताते क्यों नहीं है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं दूसरी कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए यहां पर अगर भूतकाल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम शुरू हुआ और चलता 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 वर्तमान समय से ठीक कुछ समय पहले ही अगर वो समाप्त भी हो गया है, वो एक्शन फिनिश भी हो गया है, तो उसको रीसेंट कहा जाता है, यानी प्रेजेंट में रीसेंट पास्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रीसेंट पास्ट, यानी भूतकाल से शुरू होकर के और रीसेंट पास्ट तक ही अगर वह कैरी यानी ऑन गोइंग, इसकी ऑन गोइंग पोजिशन होनी चाहिए। उस एक्शन की स्टेट कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस स्टेट, यानी भूतकाल में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होकर के और भूतकाल में ही, लेकिन वो भूतकाल काफी लंबा नहीं, अभी हाल ही में अगर वो काम समाप्त हुआ है और उस समाप्त हुए काम का एक रिजल्ट यहां पर दिखाई पड़ता है वर्तमान में, क्या रिजल्ट दिखाई पड़ता है, तो उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शायद ये बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। चलिए अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। जरा देखो क्या है। मैं इसे फिर से मिटा देता हूं और फिर आपको यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये है टाइम लाइन और इस टाइम लाइन में ये है वर्तमान, और इस वर्तमान में बोला गया ये सेंटेंस, रामू वहां पर सुबह से खड़ा है। हम यहां पर सुबह लिख देते हैं, सुबह से खड़ा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहां पर अभी खड़े होने की जो एक्शन है वो ऑन गोइंग है, अभी भी खड़ा है ना, अभी भी खड़े होने का काम ऑन गोइंग है, चल रहा है, चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ खड़े होने का काम, ठीक है ना। तो एक्शन अभी भी यहां पर कंटिन्यूड है भाई, ठीक है। अच्छा, और सुबह, सुबह ये थी, इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या था? सुबह थी, तो सुबह से खड़ा होना शुरू हुआ और वो काम, खड़े होने का काम अभी भी निरंतर जारी है और भविष्य की ओर बढ़ रहा है। देख रहे हैं? तो ये हो गया भाई, देखो भूतकाल में शुरू हुआ काम वर्तमान में भी जारी है और कंटिन्यूअस है। तो ये तो पहली समझने वाली बिल्कुल आसान सी स्टेट हो गई उस एक्शन की, ठीक है। यहां पर भी देखो बैठी है, रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं भी लगा है, तब भी यहां पर एक्शन ऑन गोइंग है, ये समझाने का प्रयास है, ठीक है। अच्छा, अब जरा इन दो सेंटेंसेस पर फोकस करिए। तुम इतनी देर वहां पर क्या करते रहे? क्या करते रहे? अब जरा इस सेंटेंस को अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो और समझो। अगर कोई व्यक्ति आता है और मैं अपने छोटे भाई से पूछता हूं कि ए तुम वहां इतनी देर क्या करते रहे, तो इस समय वो एक्शन ऑन गोइंग नहीं है, एक्शन एक्चुअली समाप्त हो चुका, काम करने का जो एक्शन है यहां पर वो फिनिश हो चुका, तो फिनिश्ड एक्शन। लेकिन अभी वो क्या है? वो बहुत रिसेंट पास्ट है, अभी अभी तो वो आया है ना, अभी अभी आया है, तो इसका मतलब है कि वो रिसेंट पास्ट है। अगर रिसेंट पास्ट में भी कोई एक्शन काफी देर तक कंटिन्यूड रहता है तो उस एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं।
तो तुम इतनी देर वहां पर क्या करते रहे, यानी कुछ करता रहा। अभी इस समय यानी वर्तमान में ये एक्शन कंटिन्यूड नहीं है। यहां इस समय वर्तमान में जब पूछा जा रहा है तो अब नहीं वो कर रहा है कुछ, हाँ, लेकिन भूतकाल में कुछ देर तक वो यहां तक वो एक्शन जारी रहा और यहां पर वो एक्शन समाप्त हो गया, और यहां पर इसके बाद अब ये वर्तमान में मैं इससे पूछ रहा हूं, तो ये रीसेंट पास्ट हो गया। ठीक, कुछ नहीं बताता है, कुछ नहीं, बस बैठा रहा वहां पर, बैठा रहा। तो थोड़ी देर काम हुआ, अब बता रहा है बैठा रहा, तो ये जो बैठने का काम हुआ ये काफी देर तक हुआ, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में ही समाप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिसेंट पास्ट में कोई एक्शन फिनिश होता है तो वह भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनता है। इन्हें पास्ट टेंस में आप बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। ओके, अच्छा, देखिए यहां पर एक चीज और, मैं बहुत थक गया हूं क्योंकि मैं दिन भर काम करता रहा हूं। अब ध्यान से देखो, मैं दिन भर काम करता रहा हूं, अब इस समय नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो दिन भर काम निरंतर चलता रहा है और अब वर्तमान में उसका एक परिणाम भी है कि मैं बहुत थक गया हूं, ठीक है ना। दिन भर काम करने के बाद तो ये काम तो दिन भर करता रहा और काम फिनिश भी हो गया है। ध्यान से देखिए, यहां पर रहा रही रहे लगा जरूर है, लेकिन काम फिनिश हो गया है, ठीक है। और उस रीसेंट, इसे रीसेंट पास्ट कहते हैं, यानी दिन भर काम करने के बाद अब इस समय मैं थक गया हूं, तो ये वर्तमान में एक रिजल्ट भी लिए हुए है। तो ध्यान से सुने भाई लोग, ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनते हैं। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय भी आपको वही हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। और चलिए कर लेते हैं। हालांकि ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, डेफिनेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मैंने बता तो सब कुछ दिया है, चलो एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूं। देखिए क्या लिखा है, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्रिया का एक रूप होता है। देखिए ये है वो क्रिया का रूप जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये वाली जो क्रिया है ये कब यूज की जाती है, दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है ये बताने के लिए, क्या, एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में एक एक्शन जो यहां से शुरू हुआ, बिगैन हुआ यानी चालू हुआ, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी वो जारी है, यानी यहां पर वर्तमान में जिस समय वो सेंटेंस बोला जा रहा है इस समय भी वो एक्शन ऑन गोइंग है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अच्छा, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। अब दूसरी भी यहां पर, और अथवा हैज रिसेंटली स्टॉप्ड, अथवा फिर वो जो काम यहां से शुरू हुआ था वो अभी आकर के अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है यहां पर, यानी भूतकाल में ही वो एक्शन समाप्त भी हो गया है, अभी प्रेजेंट तक पहुंचा नहीं है। स्टॉप्ड यूजुअली विद अ रिजल्ट, और सामान्य तौर पर यहां पर समाप्त हुए एक्शन का एक रिजल्ट वर्तमान में आपको दिखाई पड़ता है। यही बातें तो मैंने वहां पर डिस्कस करी हैं। अभी आगे कुछ और सेंटेंसेस आने वाले हैं। देखो यहां पर वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी खेलने का काम अभी भी चल रहा है और पिछले यानी भूतकाल में शुरू हुआ था 2 घंटे पहले, यानी ये वाली सिचुएशन है। यहां पर देखो वह पूरे दिन खाना बनाती रही है, यानी पूरे दिन, यानी यहां पर ये पूरे दिन यहां पर खाना बनाने का काम यहां पर चलता रहा है, ठीक है ना। और अब इस समय वो क्या हुआ है, ध्यान से देखो, इस समय क्या है, अब वह थक गई है। अब इस समय नहीं खाना बना रही है, खाना बनाने का परिणाम यह है कि वह यहां पर थकी हुई है वर्तमान में। तो इन दो सिचुएशंस को प्रकट करने के लिए हम इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्लियर, चलो कर लेते हैं, जल्दी से इनका ट्रांसलेशन करते हैं आगे। चलो आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहां पर रामू वहां पर कब से खड़ा है, तो आप कब से की अंग्रेजी वही बनाएंगे, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन बनाएंगे आप, सिंस व्हेन, और यहां पर हैज लगाएंगे क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, रामू। सिंस व्हेन हैज रामू, आप यहां पर रामू लिखेंगे, फिर इसके बाद उसी बीन का प्रयोग करेंगे, सेकंड यानी जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है उसका, और खड़ा। तो सिंस व्हेन हैज रामू बीन स्टैंडिंग, और यहां पर ये वाला काम चल रहा है तो स्टैंडिंग, और वहां पर देयर लगा दिया, यहां पर देयर और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
देखिए ये तो सिंपल है, इसको तो आप बड़ी आसानी से, लेकिन यहाँ पर निहारिका 2 घंटे से कुर्सी पर बैठी है, यहाँ पर भी वही बैठने का काम इस समय चल रहा है। ठीक है, सो निहारिका, ये लीजिए, ये देखिए, निहारिका हैज बीन सिटिंग ऑन द चेयर फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं शब्द नहीं लगे हैं, तो आपको हमेशा सिर्फ इस बात पे नहीं अटक के रह जाना है कि नहीं यार वहां पर रहा है, रही है, रहे हैं आदि प्रकार के शब्द लगे ही होंगे, नहीं, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। बिना रहा, रही, रहे के भी कॉन्टिन्यूटी को शो किया जा सकता है, जैसे ये वर्ब्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो एक चीज, सिंस व्हेन की जगह आप यहाँ पर लगा सकते हैं हाउ लॉन्ग। कैसे? हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हो, और इससे पहले आप फॉर का प्रयोग भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज हैं उनमें आप फॉर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन को शो करता है, या सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हो, ऐसे हाउ लॉन्ग हैज रामू बीन स्टैंडिंग देयर फॉर, वहां पर आप फॉर का प्रयोग वहां पर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैज रामू बीन स्टैंडिंग देयर, या फिर केवल आप यहाँ पर फॉर को हटा दीजिए, केवल हाउ लॉन्ग हैज रामू बीन स्टैंडिंग देयर, ऐसे भी कर सकते हो। ये ड्यूरेशन बताता है। और कब की सीधी सीधी अगर अंग्रेजी आपको बनाकर रखनी तो व्हेन लगा दीजिए, और उसके पहले आपको सेंस लगाना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखो, तुम इतनी देर वहां पर क्या करते रहे, ध्यान दीजिए, क्या करते रहे। मैं यहां पर किसी से वर्तमान में पूछ रहा हूं। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं, इसका मतलब है कि जो काम भी वो करता रहा भूतकाल में कंटिन्यूड करता रहा, लेकिन अभी हाल ही में उसका काम समाप्त हुआ है। अब अगर हाल ही में उसका काम समाप्त हुआ है तो फिर भैया ये डे टू डे स्पोकन सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंसेस पर अगर आपने टेंस गलत किया तो आपका इंप्रेशन बड़ा बैड पड़ेगा। भाई इस तरह के सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलने चाहिए। तुम इतनी देर वहां पर क्या करते रहे, सो व्हाट, और फिर इसके बाद हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट रखेंगे और बीन रखेंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या करते रहे। ठीक है ना। और इतनी देर फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग का मतलब इतनी देर तुम वहां पर क्या करते रहे। क्लियर? इस तरह से सेंटेंस बनेगा। कुछ नहीं, बस बैठा रहा, ये भी अभी बता रहा है, अभी थोड़ी ना बैठा है, अभी तो मेरे को बता रहा है, मेरे सामने खड़ा है, कहता कुछ नहीं बस वहां पर बैठा रहा, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। लेकिन शॉर्ट में जस्ट अगर पूरा सेंटेंस बनाओगे तो आप कहेंगे नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव बीन सिटिंग, आप क्या करेंगे, आई हैव बीन, या आई हैव जस्ट बीन, आप ओनली ना भी लगाएं, आई हैव जस्ट बीन सिटिंग, आप यहां पर जस्ट बीन सिटिंग देयर। ठीक है ना। आप ये भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बना रहे हो, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे क्या? ध्यान रखना ही चाहिए भाई। और यहां पर कुछ सेंटेंसेस देख लो, देखो वही है, मैं बहुत थक गया हूं क्योंकि मैं दिन भर काम करता रहा हूं, वही है, देखो दिन भर काम करता रहा हूं लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, यहां पर वो खड़ा होकर बता रहा है, ये प्रेजेंट है। इस समय कोई बंदा मेरे को खड़े होकर बता रहा है मैं दिन भर काम करता रहा हूं, अभी नहीं कर रहा है वो, ध्यान रखिएगा। और उसका परिणाम क्या हुआ है भैया, कि वह थक गया है। तो ध्यान से सुने कि अगर रिसेंट पास्ट में कोई काम कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा है और उसका एक रिजल्ट भी दिया है, अगर ना भी रिजल्ट दिया हो तो भी बोलते समय तो आपको ये समझ में आ ही रहा है कि वो रिसेंट पास्ट है। अगर रिसेंट पास्ट में अगर कोई काम काफी देर तक कंटिन्यूड रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब इन दो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप मुझे जरा नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर करता हूं द एंड। अगले वीडियो में ध्यान रखें मैं आपको क्या बताऊंगा, यहां पर मैं पीछे कर देता हूं, कुछ बच्चे लोग हो सकता है कि इसका ट्रांसलेशन करें, तो करते रहिए। अब देखिए जरा ध्यान से मैं आपको क्या बता रहा हूं। अगले वीडियो में मैं इसी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हाई लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल लेकर के आऊंगा। अभी ये कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं है, अभी ये सिंपली क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, छोटे बच्चों को पहले पढ़ाया, फिर कॉन्सेप्ट यानी 11th तक के बच्चों को। अब इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और उसे एडवांस्ड इंग्लिश भी आप कह सकते हो। तो और काहे मिलाऊंगा मैं, उसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
बहुत मजेदार वीडियो होगा। अगर आप अभी इंटर में पढ़ रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन भाई उस वीडियो को आप देख पाएंगे अगर आपने अपने इंग्लिश गुरु अमन सर को आपने अगर चैनल में ज्वाइन कर रखा है और आपने एक गोल्ड प्लान अगर आपने परचेज कर रखा हुआ, या फिर आप अपने गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर के और एडवांस लेवल के जितने भी वीडियोस है वहां पर भी